हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, तो यूपी की गवर्नमेंट तो मतलब फंड देती है कि 7K पे जाने पे आपको इतने 4 से 5 लाख रुपए फंड मिलेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट तो जॉब तक भी देती है, गवर्नमेंट जॉब तक भी देती है, मगर हमारी राजस्थान गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं होता कि ये फील्ड भी कुछ स्पोर्ट्स में है। उनसे मुझे ये सुनने को मिला कि पहाड़ों में क्या रखा है, अपने गाँवों में डूंगर है उन पर चढ़ लो, डूंगरों पे चढ़ने से क्या मिलता है, कौन सा पैसा कमाते हो, कौन सा घर चलेगा। विधायक भी ऐसा है कि हमारा जो CM है वो BJP है और हमारे जो है वो कांग्रेस है, तो हम बीच में फंसे हुए हैं कि किससे फंड लें। जितनी आपको एवरेस्ट पे जाने की उत्सुकता थी उतनी ही क्या वापस आने की खुशी थी? कि ऊपर जाते टाइम तो आपको ये लग रहा था कि अपना देश का नाम रोशन करना है, वहाँ पहुँचना है जल्दी से, वापस आते टाइम आपको क्या फील हुआ? नमस्कार, मैं कविता 88.4 FM धड़क से, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पर्वतारोही श्री ललित सैनी जी, जिन्होंने फिलहाल ही में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप की चोटी पर नीमका थाना से तिरंगा फहराकर जीत हासिल की है। तो आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी इस जीत के लिए। आपको इस जर्नी में जाने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला था सर? मैं इस फील्ड में 2019 से इस फील्ड में आऊँ। इससे पहले मैंने माउंटेनिंग लाइन में कुछ कोर्सेज होते हैं जो इंडिया में 5 कॉलेज है जो ये करवाती है, तो मैंने इसमें बेसिक कोर्स किया था मनाली से, और इसमें एडवांस कोर्स मैंने किया था जम्मू कश्मीर से जिम्स इंस्टीट्यूट से। और उससे पहले मैंने 2 एक्सपीडिशन कर रखे हैं। एक मैंने लद्दाख में द्रास में मचोई पिक कर रखा है जो मैंने किया था 2022 में, और इससे पहले मैंने एक सीतीदार पिक कर रखा है जो मनाली के अंदर है। सर, मैं आगे आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर लोगों को 10 से या 12 दिन लगते हैं वहाँ पहुँचने में, आपने 81 आवर्स में कैसे पॉसिबल किया? बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा आपके लिए ये सफ़र। जी मैम, सफ़र तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा था। हमने लुकला से ट्रैक स्टार्ट किया था। आमतौर पे सभी माउंटेनर लुकला से ही ट्रैक स्टार्ट करते हैं। लुकला से एवरेस्ट बेस कैंप का 60 से 65 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, जो आमतौर पे 10 से 12 दिन लग जाते हैं नॉर्मल आम लोगों को। इसमें मैम लुकला से स्टार्ट करते हैं तो लोग नॉर्मल से 8 से 10 दिन तो स्टे के लेते हैं, और 2 से 3 दिन लोग उस वेदर में यूज टू होने के लिए स्टे करते हैं। हम लोगों ने 3 दिन का स्टे लिया था। फर्स्ट नाइट को हम लोग लुकला रुके थे, एक दिन नामचे बाजार और एक दिन लोबूचे। तो हमने पहले भी एक्सपीडिशन कर रखा है थोड़ा, तो उस वेदर के अकॉर्डिंग थोड़ा रिस्क लेके हमने, और हम लोग ज़्यादा बॉडी को यूज टू नहीं किया। हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से हम लोग दिन में कम से कम भी 15-15 घंटे हम लोग चलते थे, स्लो वॉकिंग करते थे। ऐसे करते करते हमने एवरेस्ट बेस कैंप पे 81 आवर्स में हम लोग पहुँचे। जी सर, आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि भाई वहाँ पहुँचने के लिए बहुत से खतरों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो परिवार वालों को ही मनाना पड़ता है जी। तो वहाँ जाने के लिए आपने किन किन खतरों का सामना किया? तो मैम इस फील्ड में मैं जब स्टार्टिंग में था 2019 की बात करता हूँ, जब मैं ट्रैक करने गया था हिमाचल में, तो उस टाइम परिवार वालों ने बहुत समझाया कि पहाड़ों में सेफ नहीं है, पहाड़ों में क्या रखा है उस टाइम। उसके बाद मैंने बहुत सारे एक्सपीडिशन किए, ट्रैक किए, तो घर वालों को भी लगने लग गया है कि हाँ चलो थोड़ा इतना तो डेंजर नहीं है, ठीक है, सेफ है, कर लेंगे। हाँ। फिर उसके बाद में मैंने इसी फील्ड में कोर्सेज किए। इस फील्ड में 5 इंस्टीट्यूट है अपने ऑल इंडिया में जहाँ पे ये कोर्सेज होते हैं। जो कुछ इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल कर्नल होते हैं, कुछ में IAS ऑफिसर होते हैं, तो उनके अंडर रह के एक BMC कोर्सेज होता है जिसकी ड्यूरेशन 1 मंथ की होती है, 28 डेज की। तो यदि आप वो कोर्स में आप क्वालिफाई करते हो, अच्छी ग्रेड मिलती है, A+ मिलता है, तो आप अगले कोर्स के लिए क्वालिफाई करते हो एडवांस के लिए। फिर एडवांस कंप्लीट करने के बाद ही आप एक माउंटेनर बनते हो। उसके बाद में आपके माउंटेनर लगता है पर्वतारोही। जी सर, जैसे मान लो आप वहाँ जाते हो, भाई कल को कुछ होता है तो वहाँ की सरकार जिम्मेदार होती है इस चीज़ के लिए? हाँ, जिम्मेदारी लेती है? जी मैम, इसमें क्या है, ट्रैक में यदि हम किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं या किसी शेरपा के थ्रू जा रहे हैं तो वो लोग पैकेज बना के देते हैं इसमें, तो उसमें से उनकी तरफ से इंश्योरेंस कवर किया जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा चार्जेस लगते हैं एक्स्ट्रा, तो वो इंश्योरेंस देते हैं, और उसमें रेस्क्यू की भी सुविधा रहती है। मगर आप सोलो जा रहे हो तो सोलो में ये कुछ भी नहीं रहता, पूरा रिस्क रहता है, क्योंकि हॉस्पिटल भी
आपको एक या दो जगह ट्रैक पे मिलेंगे, अदरवाइज ना हॉस्पिटल है ना कुछ और है। बिना गाइड के एवरेस्ट पे पहुंचना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? तो यदि गाइड के बिना आपके पास में नॉलेज है, अच्छा खासा आपने पहले एक्सपीडिशन कर रखे है, ट्रैक कर रखे है, तो विंटर में तो बहुत रिस्की होता है। विंटर में तो आप ना जाए तो ही अच्छा है। हाँ, सीज़न में आप जा सकते हो, मार्च अप्रैल या मानसून के बाद में सितंबर अक्टूबर में आप जा सकते हो, बट गाइड के बिना बहुत रिस्की होता है। विंटर में वहाँ पे स्नोफॉल रहती है, हेवी बर्फीले तूफान रहते हैं, तो आप रास्ते भटक सकते हो, और एक बार रास्ता भटकने से इंसान पता नहीं दूसरे रास्ते पे जा सकता है। तो बहुत मुश्किल रहता है विंटर में एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचना। जी, क्या आम युवा भी बिना तैयारी के एवरेस्ट पे पहुंच सकता है? नहीं, आप सबसे पहले फिजिकल फिट होना चाहिए। विदाउट फिजिकल फिट आप एवरेस्ट बेस कैंप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको कंपलसरी भी दिन में 10 से 12 घंटे चलना पड़ता है, नॉर्मल भी। तो 10 से 12 घंटे यदि आप वेट लेके चल रहे हो विदाउट फिजिकल फिट, तो नहीं, मैं नहीं मानता कि ये पॉसिबल है। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी स्कूली एजुकेशन कहाँ से हुई थी? जी, मेरी स्कूल एजुकेशन नीम का थाना से हुई थी। मेरी 8th क्लास तक तो मैं छावनी रविंद्र विद्या निकेतन में पढ़ा था। उसके बाद में मेरी 9th 10th 11th गांधी स्कूल, और कॉलेज मेरी अरावली कॉलेज में हुई थी एजुकेशन। उसके बाद मैंने मेडिकल फील्ड में DMLT किया, बट DMLT मुझे ड्रॉप करनी पड़ी, वो कंप्लीट नहीं हो पाई। आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको इतनी ऊपर हाइट पर जाने के लिए किस प्रकार की डाइट लेनी पड़ती है? वहाँ जाने से पहले मैं प्रिपरेशन एक से 2 महीने पहले प्रिपरेशन करने लग गया था। सबसे बढ़िया रनिंग, उसके बाद में फूड का, वहाँ पे जाने से पहले बहुत लाइट फूड खाना पड़ता है। वहाँ पे फूड का ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, और वहाँ पे ऑप्शन ओनली नॉन वेज का ज़्यादा रहता है। वेजिटेरियन में वहाँ पे यदि आपको ऑप्शन मिलता भी है तो दाल चावल का मिलता है, या मोमोज फास्ट फूड। सो मोमोज फास्ट फूड हम रोज़ नहीं खा सकते, दाल चावल खाते थे। और मैं अपने साथ कुछ रेडी टू ईट कैरी करके गया था, जो हॉट वाटर में मिक्स करके तुरंत रेडी टू ईट मिल जाता है, खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट हो गया, और वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए। जितनी आपको एवरेस्ट पे जाने की उत्सुकता थी, उतनी ही क्या वापस आने की खुशी थी कि भाई ऊपर जाते टाइम तो आपको ये लग रहा था कि अपना देश का नाम रोशन करना है, वहाँ पहुँचना है जल्दी से, वापस आते टाइम आपको क्या फील हुआ? मैं एक्चुअली जाते टाइम जितनी खुशी थी, आते टाइम उससे ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि जब हम जा रहे हैं हमारे पास एक फ़िक्स पॉइंट रहता है कि हमें वहाँ जाना है। मेरी मंजिल थी एवरेस्ट बेस कैंप जाना है, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टाइमिंग का, क्योंकि मैंने पहले फ़िक्स ले रखा था कि मुझे 80 से 85 घंटे में ये सफ़र पूरा कर लेना है। तो जाते टाइम बहुत चुनौतीपूर्ण था जाना। तो जब फिर हम लोग टाइमिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पहुँच गए 81 आवर्स में, तो फिर आते टाइम हमें ज़्यादा खुशी हुई कि हमने ये कर लिया, हमने देश के लिए कुछ रिकॉर्ड बना पाए। तो आते टाइम ज़्यादा खुशी थी मैं कि भाई घर पे जाके बताना है। जो सोच के आए थे वो हमने पा लिया, कर लिया। जैसे मैंने सुना है कि वहाँ पे नेटवर्क इशू होता है भाई, तो आपको कैसे, मतलब घर वालों को कांटेक्ट किया? वहाँ से कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई हम कांटेक्ट करके ही थ्रू मिल पाती है, तो आपने कैसे पॉसिबल किया वो सब चीज़ें? कुछ लोकेशन होती है मैम बीच में, जिसमें हमारा सिम कार्ड अच्छा खासा नेटवर्क आ जाता है, हमसे बात हो पाती है। मगर एंडिंग पॉइंट पे जाके थोड़ा नेटवर्क इशू होता है, तो वहाँ पे एक लिंक कार्ड होता है जो सैटेलाइट से होता है, तो उनके कुछ चार्जेस होते हैं, तो वहाँ आप वो यूज़ कर सकते हैं। उससे आप GPS होता है, उसमें नेट होता है, कॉलिंग नहीं हो सकती, मगर आप व्हाट्सएप कॉल वगैरह सब कुछ कर सकते हो। क्या आपको राजस्थान सरकार हेल्प करती है, और अगर नहीं करती है तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जी मैम, मैं जब फर्स्ट मचोई पीक एक्सपीडिशन के लिए गए थे, तो मैंने गवर्नमेंट से अपील की मदद के लिए, बट जब मैंने वहाँ पे ट्राई किया मिलने के लिए, तो उनसे मुझे ये सुनने को मिला कि पहाड़ों में क्या रखा है, पहाड़ों में क्या रखा है, अपने गांवों में डूंगर है उन पे चढ़ लो, डूंगरों पे चढ़ने से क्या मिलता है, कौन सा पैसा कमाते हो, कौन सा घर चलेगा। तो उसमें ऐसा है कि मैम जैसे मेरे कुछ सीनियर है, जैसे हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, तो यूपी की गवर्नमेंट तो मतलब फंड देती है कि 7K पे जाने पे आपको इतने 4 से 5 लाख रुपए फंड मिलेंगे।
हरियाणा गवर्नमेंट तो जॉब तक भी देती है, गवर्नमेंट जॉब तक भी देती है, मगर हमारी राजस्थान गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं होता कि ये फील्ड भी कुछ स्पोर्ट्स में है। इसमें विधायक जी की तो विधायक फंड भी होता है, विधायक भी अपने लेवल से किसी को मतलब फंड दे सकते अपनी तरफ से जो एक्सपीडिशन ट्रैक के लिए पर्याप्त है। मगर विधायक भी ऐसा है कि हमारा जो सीएम है वो बीजेपी है और हमारे जो है वो कांग्रेस है, तो हम बीच में फंसे हुए हैं कि किससे फंड लें। ओलंपिक में भी आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग है, मगर हमारी गवर्नमेंट दूर दूर तक ही पता नहीं कि ये भी कोई स्पोर्ट्स का है, इसमें भी डेवलप किया जाए। इनमें भी जो पर्सन है खेल स्पोर्ट्समैन है उनको बढ़ावा देना चाहिए, फंड देना चाहिए। यदि मुझे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलती है तो मैं इस फील्ड में और भी अच्छा करना चाहूँगा। आप अपने युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो युवा साथियों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो माउंटेनिंग फील्ड है ये एक अच्छा फील्ड है। तो इसमें भी मतलब कुछ कोर्सेज़ होते हैं जो ऑल इंडिया में 5 इंस्टीट्यूट है जहाँ पे होता है। एक मनाली, एक जम्मू कश्मीर में, एक अरुणाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड और एक दार्जिलिंग। तो वहाँ पे आप ये कोर्सेज़ कर सकते हो और उसके बाद में इसमें बहुत बेनिफिट है। आप आपदा विभाग में, ट्रैवलिंग लाइन में आप अपनी एजेंसी खोल सकते हो, एडवेंचर में कंपनी खोल सकते हो, आप ट्रैक करवा सकते हो, गाइड बन सकते हो, एक्सपीडिशन कर सकते हो। और गवर्नमेंट के थ्रू भी बहुत सारी पोस्ट निकलती रहती है। आपदा विभाग में आप इमरजेंसी जो ये आपदा विभाग में होता है इसमें भी पोस्टिंग निकलती रहती है। तो आप इसमें भी अच्छा खासा फील्ड है। एक कैंप साइट, यदि आप माउंटेन में हाई एल्टीट्यूड में कैंप साइट लगाते हो तो उसके लिए भी आपको कोर्सेज करने ज़रूरी होता है। एक कोर्सेज एक लाइसेंस का काम करता है। सर आप मेरे को ये बताइए कि आप अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करते हैं वहाँ जाने के लिए, या फिर ऐसे चले जाते हैं वहाँ जाके कॉल करते हैं कि भाई मैं तो यहाँ पहुँच गया ऐसे ऐसे, और आपको सबसे ज़्यादा फैमिली में कौन सपोर्ट करता है? एक्चुअली सबसे ज़्यादा सपोर्टर है वो पापा ही है कि पापा मेरे टीचर है और हमेशा मैं स्टार्टिंग से पढ़ाई में स्टडी में एवरेज था, तो मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में था। मैंने इससे पहले बॉक्सिंग की थी, तो बॉक्सिंग मुझे सर में चोट आने की वजह से मुझे छोड़नी पड़ी। तो घर में भाई, भैया, दीदी और स्पेशल जीजाजी भी, चलो फैमिली वाले तो सपोर्ट करते, जीजाजी भी सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़े पापा जी ने हमेशा यही बोला है कि बेटा आप समझदार हो, जैसा आप करना चाहो, जैसा आपकी ज़िंदगी है, जैसे आपको फ्रीडम है, आप जो कर सकते हो, बट हमेशा अच्छा ही करना, किसी के साथ बुरा मत करना। तो फैमिली की तरफ से, सभी की तरफ से मुझे सपोर्ट है, पूरा फैमिली की तरफ से। अगर आपको मौका मिले कि भारत का नाम रोशन करना है तो आप किस प्रकार करना चाहेंगे? मैं 8K की क्लाइंब करना चाहूँगा। इसमें यदि मुझे फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं 8K की सारी पीक क्लाइंब करके देश का नाम रोशन करना चाहूँगा। धन्यवाद। 88.4 FM धड़क, शहर की धड़कन।